हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 1, 2 और 3 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न लिए गए हैं ये बोर्ड के द्वारा जारी जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही अपने इन सवालों को करेंगे। कि पहली जैसे प्रश्नावली है अपनी वास्तविक संख्याएं, तो उसमें से 3 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न जो पहला प्रश्न होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, एक प्रश्न उसमें रिक्त स्थान का आएगा और एक प्रश्न थोड़ा सा लघुत्रात्मक टाइप का या अति लघुत्रात्मक टाइप यानी कि 2 नंबर का प्रश्न होगा। तो इस तरीके से ये पूरी जो प्रश्नावली है वो 4 नंबर की है। तो स्टार्टिंग के अंदर अपने को इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में पूछ सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर अपने से पूछ सकता है। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है कि यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका है तो उसका आ जाएगा ये भाजक, यानी कि भाग के अंदर अपने पास होता है भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है और नीचे शेषफल। और इसको अपने इस तरीके से लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। और नीचे अगर इसको लिखना चाहें तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। तो इसके अंदर अपने को अगर वस्तुनिष्ठ तरीके से पूछता है तो वस्तुनिष्ठ के अंदर अपने को इन तीनों चारों में से कोई भी एक को मिसिंग करके यानी कि बाकी का ऑप्शन दे के अपने से पूछ सकता है, या खाली स्थान के अंदर अपने को दे दे कि भाज्य लिख के दे दे खाली स्थान में और आगे यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दे, तो अपने को पूरा का पूरा लिखना है। या फिर a प्लस बी क्यू प्लस आर वाला ये भी अपने को दे सकता है। नहीं कि अपने पूरी की पूरी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 210 और 55 का एचसीएफ या फिर महत्व सामर्थ्य ज्ञात करना है। तो ये जो 2 नंबर का प्रश्न है उस प्रश्न के अंदर अपने से पूछा जाएगा कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 210 और 55 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो इसके अंदर अपने को पूरे मार्क्स लेने के लिए चरण वाइज इसको लिखेंगे, चरण फर्स्ट सेकंड जितने भी चरण इसके बनते हैं। तो अपने को इसमें दे रखे है दिए गए पूर्णांक अपने को दे रखे हैं 210 और 55 है। सबसे पहले 210 बड़ा है, 55 छोटा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यानी कि इसका अपने को जो प्रमेय दे रखी है a बराबर बी क्यू प्लस आर, पहले वो लिख देंगे। इसमें a का मान आ जाएगा 210, b का मान 55 गुना में q का मान, यानी कि 55 का भाग देंगे 210 में, तो यहाँ पे ये जो q का मान आ रहा है वो गुना में और यहाँ पे जो नीचे शेष फल बच रहे हैं वो प्लस में आ जाएगा। यानी कि a का मान तो अपना जिसके अंदर भाग दे रहे हैं 210, b जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो 55, भाग कहाँ तक जा रहा है 3 तक जा रहा है तो गुना में 3 और जो शेष फल बच रहे हैं वो प्लस में आ जाएंगे। उसके बाद लिखा जाएगा शेषफल 45 जो आया है वो 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद फिर दूसरे चरण के अंदर अपने को दूसरे चरण के अंदर भाजक हो जाएगा 55 और शेषफल जो है वो 45 है, यानी कि जिससे अपने भाग दिया था भाजक 55 और शेषफल जो ये 45 बचा था के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, तो अब इसके अंदर 55 बड़ा है 45 छोटा, वही सेम प्रक्रिया इसमें करनी है। 45 का भाग देना है 55 में, तो 1 तक तो पूरा पूरा जाएगा और शेषफल बचेंगे 10। उसी के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की जगह पे 55 आ जाएगा, b का जिस संख्या से भाग दे रहे हैं गुणा में भाग कहाँ तक जा रहा है और शेषफल आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। और शेषफल यहाँ से 10 बराबर क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर पुण्य नीचे चरण तीसरे के अंदर अब अपने पास भाजक 45 था और जिससे अपने भाग दिया है वो 10 है। भाजक 45 जिससे अपने शेषफल बचा था यहाँ पे आ जाएगा शेषफल। शेषफल 10 के लिए यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से तो सेम प्रक्रिया तब तक ये अपनाते रहेंगे जब तक अपने पास शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो अब जिस संख्या से अपने भाग दिया था वो तो आ जाएगा अपना बड़ी संख्या आ जाएगी, जो शेषफल बचा है वो छोटी संख्या 10 आ जाएगी। अब 10 का 45 के अंदर पुण्य भाग देंगे, 10 चौके 40 और 5 शेषफल बचेंगे। तो ये तो अपना जिस संख्या के अंदर भाग दे रहे हैं 45 भाग जिस संख्या से दे रहे हैं 10 भाग जा रहा है गुणा में 4 और जो शेषफल बच रहे हैं वो प्लस में,
यानी कि जिस संख्या के अंदर अपने भाग देना है वो ए की जगह पे रखनी है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो बी की जगह पे, और गुणा में क्यू का मतलब जहाँ तक भाग पूरा पूरा जा रहा है, और शेषफल जितने अपने शेषफल बच रहे हैं वो प्लस में लिखने हैं। तो शेषफल 5 बराबर नहीं है 0। उसके बाद आगे इसको करेंगे भाजक। अब अपने पास भाजक क्या हो चुका है 10, और शेषफल 5 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और बड़ा है 10 बड़ा है, 5 छोटा है। अब 10 का भाग देना है 5 के अंदर, 10 का भाग 5 में 5 का भाग 10 के अंदर देंगे तो भाग जाएगा 2 तक पूरा पूरा चला जाएगा, और प्लस में शेषफल बचेंगे 0। तो इस तरीके से 10 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 0। तो यहाँ से क्या होगा कि अब शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अंतिम चरण में भाजक 5 है, यानी कि जहाँ पे शेषफल 0 आया उस टाइम अपना जो भाजक था जिससे अपने भाग दे रहे थे वो क्या है 5 है। तो अतः 210 और 55 का महत्व सामर्थक या HCF है वो 5 है। दूसरा पॉइंट इसमें अपने को जो अभाज्य गुणनखंड विधि से कोई भी एक संख्या दी जा सकती है और उस संख्या से अपने को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये भी अपने को वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है उसमें आ सकता है कि कोई भी एक संख्या दे दे, उसके अपने को पहले अभाज्य गुणनखंड रफ पेज पे करके देखने होंगे। तो इस तरीके से अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और नीचे उसके बाद यहाँ पे इसके गुणनफल के रूप में ये लिखा जा सकता है। देखिए ऑप्शन के अंदर अपने को ये भी मिल सकता है, और ऑप्शन के अंदर अपने को ये नीचे वाला भी मिल सकता है। तो जो भी संख्या दी जाएगी उसके अभाज्य गुणनखंड करके ध्यान से, और उसके बाद अगर गुणनफल के रूप में है तो ये आ जाएगा गुणनफल के रूप में, और अगर घातांक रूप में है तो नीचे ये घातांक रूप में अपने को दे रखा है। और यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि घातों का योगफल कितना होगा प्रश्न में, कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा। तो घातें जो हैं जैसे ये 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 7 की घात 2, तो इनका अगर योग किया जाए तो इनका योग आ जाएगा 6। तो इस तरीके से भी अपने को वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 398, 436 और 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल 7, 11 और 15 रहे। तो यहाँ पे इस तरीके का प्रश्न, तो अगर बड़े से बड़ा लिखा आता है प्रश्न के अंदर, अगर बड़े से बड़ा नाम लिखा आता है तो इसका अपने फिर HCF ज्ञात करेंगे, इसका अपने महत्व सामर्थ्य ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पे छोटे से छोटा या कम से कम लिखा आता है तो उस कंडीशन में अपने फिर उसका LCM यानी कि लघुत्तम समावर्तक ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे शेषफल रह रहे हैं, तो शेषफल जब भी बोला जाएगा प्रश्न के अंदर कि शेषफल रह रहा है तो उन संख्याओं में से उतने उतने क्या करने अपने को माइनस करने हैं। माइनस करने के बाद जैसे 391 बचे, 425 बचे, 527 बचे, इनका अपने क्या करना है HCF निकालना है। पहले इन सभी के अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसका HCF निकाला जाएगा। और अगर यहाँ पे छोटे से छोटा बोलता फिर इसका अपना लघुत्तम यानी कि LCM निकालना था। तो इसका अपने को निकालना है HCF। तो पहले इन सभी के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से करने हैं अपने को, और उसके बाद इसका लिख लिया जाएगा 391 के आ जाएंगे, 425 के, 527 के। अब तीनों के अंदर जो उभयनिष्ठ आ रहा है, तीनों में उभयनिष्ठ अपने पास 17 तीनों में ही आ रहा है, तो 17 अपना क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। यानी कि वो बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक कितना है 17 है, जिसके अंदर भाग देने पर वो शेषफल बचते हैं। तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ तक भी पूछ सकता है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आगे इसमें अपने को जांच करने के लिए भी कह सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर HCF गुणा LCM। तो सबसे पहले अपने इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 के इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड होते हैं, फिर 92 के भी अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। उसके बाद नीचे लिखा जाएगा 510 के अभाज्य गुणनखंड जो भी आए, और उसके बाद 92 के। अब अपने को पता है कि जब उसका HCF निकालना होता है तो HCF है जो कॉमन संख्या होती है, यानी कॉमन सबसे छोटा उभयनिष्ठ होता है। कॉमन जो सबसे छोटी घात होती है, अगर घातों के रूप में अपने लिखा है जैसे 2 की घात 1, 2 की घात 2, तो इसके अंदर कॉमन तो 2 आ रहा है।
अब 2 में क्या लिखना है, जो छोटी घात वाला होगा वो लिखा जाएगा, जिस पे घात छोटी होगी वो लिखा जाएगा। तो HCF अपना आ जाएगा 2, यानी कि इन दोनों के अंदर 2 ही कॉमन आ रहे हैं, तो 2 अपना क्या होगा, HCF होगा। अगर एलसीएम की बात करें तो सभी जो गुणनखंड आए हैं, अभाज्य गुणनखंड सभी जो आए हैं उनको लिखना है और अधिकतम घात वाले लिखने हैं। जैसे इसमें 2 2 बार आ रहा है, 2 को 2 बार लिखा, फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, 17 भी ले लिया, 23 भी ले लिया। तो इन सभी को लिखा जाएगा और इन सभी का गुणा करना है, तो 23,460 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ तक भी अपने से पूछा जा सकता है प्रश्न में। और आगे अगर जांच करने के लिए कहता है तो जांच करने के लिए सूत्र आ जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। दोनों संख्याएं अपने को दे रखी है 510 और 92, इसका HCF और LCM अपने को दे रखा है, दोनों का गुणा करेंगे तो ये दोनों बराबर आते हैं, ये इसकी क्या हो जाती है, जांच हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न के अंदर है कि दो संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका अपने को दो संख्याओं का गुणनफल, पहले ये जो पीछे भी अपने जांच वाला सूत्र लिखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। दो संख्याएं अपने को दे रखी हैं 306 और 657, ये आ जाएंगी। HCF और LCM, तो HCF 9 दे रखा है, LCM ज्ञात करना है। तो जो भी यहाँ से ज्ञात अपने को करना है वो वहीं रहेगा, और ये 9 गुणा में थे, गुणा वाली संख्या आ जाएगी इसके भाग में। 306 में 9 का भाग देंगे 34 तक चला जाएगा, 34 को 657 से गुणा करके 22,338 है वो, इसका क्या आ जाएगा, LCM ज्ञात हो जाएगा। इसी तरीके से अपने ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो ये अपने को यहाँ पे दे रखा है कि HCF कोई भी दो संख्याएं हैं, उन दोनों पूर्णांकों का HCF 12 है, LCM 336 है। एक पूर्णांक अपने को 48 दे दे और बोले कि दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो इसके अंदर भी अपने को सेम ये कंडीशन लिखनी है, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो इसमें एक पूर्णांक तो अपने मान लो कि a मान लेते हैं, दूसरा अपने को दे रखा है 48 और HCF अपने को दे रखा है 12 और LCM अपने को दे रखा है 336। अब 48 गुणा में है, गुणा वाली संख्या पता है कि अपने इसके बटे में आ जाएगी, 12 के पहाड़े से कट जाएगा, 12 चौके 48। इस तरीके से इसको सॉल्व करके अपना जो दूसरा पूर्णांक है उसका मान ज्ञात कर देना है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है अपना परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं को किस रूप के अंदर लिखा जाता है। तो P/Q के रूप में परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। अगर इसमें ऑप्शन वाला अपने को प्रश्न बनेगा कि परिमेय संख्या का जो मानक रूप है तो उसको किस तरीके से लिखा जाए, तो P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो चाहे वो सम संख्या है, चाहे वो विषम संख्या है, अभाज्य, भाज्य, प्राकृतक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं, वो सारी की सारी किसमें आती हैं, परिमेय संख्या के अंदर आती है। जिससे जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो जिसका पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल नहीं निकलता, यानी कि पूर्ण उसका अपने को पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, या जैसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि मान लो √5 आ गया, तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जैसे अपने को एक और लिख के दे दिया 314, उसके बाद पॉइंट लगा के 2 3 4 5 6 और आगे से डैश डैश करके छोड़ दिया, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। या फिर ऐसे 314.256 और इसके ऊपर ऐसे लगा के दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इनको अपने P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या हैं। पहला प्रश्न इसके अंदर 17/8 का अपने को दशमलव प्रसार बताना है कि शांत आवर्ती है या फिर शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपने इसको लिखा जाएगा, या P/Q के रूप का है, P/Q बराबर 17/8। 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो उसके बाद उसको घात के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 2 की घात 3 आ रही है, लेकिन 5 की घात नहीं आ रही, तो 5 की घात अपने लगा देंगे 0। जो हर में आया है, हर का मतलब जो नीचे वाली संख्याएं आई हैं, हर है जो कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है,
अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। और अगर ये कोई ऐसी संख्या आ जाती जिसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 की घात के रूप में नहीं आते, यानी कि 2 और 5 की घात के रूप में अगर वो नहीं आते तो अशांत आवर्ती होता है। अगर इसका दशमलव प्रसार पूछे कि कोई भी संख्या देकर उसका अपने को दशमलव प्रसार भी निकालने के लिए बोलता है, तो सेम उसी तरीके से अपने पहले 17/8 के अभाज्य गुणनखंड किए जैसे अभी ऊपर किया, उसको लिखा जाएगा 17/2 की घात 3। तो यहाँ पे दोनों जो हर के अंदर जो देखना है, हर में जितने 2 की पावर होगी उतनी ही 5 की पावर करनी है, या फिर जितनी 5 के ऊपर घात लगी होगी उतनी ही 2 के ऊपर घात अपने को लेके आनी है। तो उसके लिए अपने को अंश और हर के अंदर सेम संख्या से सेम घात के साथ अंश और हर में गुणा करना है। जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 दे रखी थी अपने को बनती है, तो इसमें 2 की घात दे रखी है, 5 की घात नहीं थी, तो 5 की घात अपने ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 2.125, इसका क्या आ जाएगा दशमलव प्रसार आ जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने दशमलव के बाद कितनी संख्याओं तक जो है वो भाग पूरा हो जाएगा। तो दशमलव के बाद 3 संख्याओं तक का ये जो भाग प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड अपना एक्सरसाइज आता है बहुपद। बहुपद अपना ब्लूप्रिंट के अनुसार 3 नंबर का है, जिसमें से एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकृति का और एक 2 नंबर का प्रश्न अपने यहाँ से बनता है। तो सबसे पहले अपने कुछ बहुपद में देखें कि घातों के बारे में देखें कि घातें किस तरीके से देखी जाती हैं। जैसे अपने को एक उदाहरण लेते हैं 4x + 2 में x की घात, तो इसके अंदर x की घात अपने क्या देखी कि x के ऊपर कुछ भी घात नहीं है, तो इसका मतलब x की घात 1 है और इसको अपने क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। तो अपने को इस तरीके से प्रश्न में लिखा आ सकता है और पूछ सकता है में की घात कितनी है। तो की घात मतलब जब कोई भी घात ऊपर अपने को नहीं दिखी तो उसकी घात 1 होती है और उसको क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। या अपने को रैखिक बहुपद का बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो उन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन अपना सही होगा जिसके अंदर x के ऊपर या y के ऊपर कोई भी घात जिसके ऊपर नहीं लगी होगी वो रैखिक बहुपद होगा। उसके बाद अगर द्विघात बहुपद की बात की जाए तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, 2 से ज़्यादा उसमें घात नहीं लगी होती, उसको अपने द्विघात बहुपद कहते हैं और उसकी घात 2 होती है। द्विघात बहुपद का अगर मानक रूप की बात करें तो ये इसका व्यापक रूप या इसको अपने मानक रूप कह सकते हैं। ये भी अपने को पूछा जा सकता है ax² + bx + c। और उसके बाद अगर अपने बात करें त्रिघाती की, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर अपने को त्रिघाती के रूप में भी दिया गया है, तो जिसकी अधिकतम घात 3 होती है, 3 से ज़्यादा घात नहीं होती, 3 से छोटी घात हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी घात या सबसे ज़्यादा घात 3 हो उसको त्रिघाती कहते हैं और उसके ऊपर 3 घात होती है। अब इसमें अपने को मूल भी पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या, तो जितनी घात है उतने ही उसके शून्यक निकलते हैं, उतने ही उसके मूल निकलते हैं। तो द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या 1 होगी या शून्यकों की संख्या 2 होगी, और त्रिघाती बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो नीचे अपने को त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है, इसको भी ध्यान में रखना है कि त्रिघाती समीकरण का व्यापक रूप द्विघाती समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है। आगे अपने देखते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है इस तरीके से, कोई भी अपने को बहुपद देके और उसमें बोल दे कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल होगा, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो ये अपने को पूरा ध्यान में रखना है। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये भी पूछ सकता है ऑप्शन के अंदर अपने को, और ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक, और या फिर ये c/a।
तो ये क्या होते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। पहला प्रश्न देखें इसके अंदर, तो द्विघात बहुपद अपने को दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसको अपने को शून्यक मतलब अल्फ़ा और बीटा के मान निकालने हैं। तो अल्फ़ा और बीटा के मान निकालने के लिए इसके पहले अपने को गुणनखंड विधि से हल करना होगा। गुणनखंड विधि का मतलब इस 7 की जगह पे अपने को 2 ऐसी संख्या लेनी है जिसको जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पर जोड़ने या घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो इसके आधार पर हमने क्या किया, इसमें जो 7x था इसको 2 भागों में तोड़ लिया। एक तो 2x प्लस 5x और प्लस में 10, यानी कि 7 के 2 अपने गुणनखंड कर दिए, 2x और प्लस में 5x। इसमें x कॉमन लेकर, इसमें 5 कॉमन लेकर इसको सॉल्व किया तो x के 2 उत्तर आ गए। एक तो x बराबर -2 और एक x बराबर -5। तो यहाँ से शून्य का आ जाएंगे, अल्फ़ा का मान -2, बीटा का मान -5। और इनके गुणांकों की बात की जाए तो गुणांक यहाँ से जैसे ये 1 हो जाएगा a का मान, ये b का मान हो जाएगा, ये c का मान। यानी कि जो एक्स स्क्वेयर के साथ गुणांक है वो a का मान, जो x के साथ गुणांक है वो b का मान, जो अचर राशि है वो c का मान। तो ये a b c के मान अपने लिख देंगे। तो इस प्रश्न के अंदर अपने को इतना भी बोला जा सकता है कि इसके शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने हैं तो वो अपने को अल्फ़ा और बीटा के मान, यानी कि 2 नंबर का प्रश्न इतना सा ही पूछा जा सकता है। फिर भी अगर थोड़ा सा और ज़्यादा पूछता है तो इसमें अपने को शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है, जो भी अपने ऊपर देखा, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और गुणनफल अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a, वो भी इसमें पूछा जा सकता है। तो उसको भी हमने यहाँ पे हल किया है। शून्यकों व गुणांकों में संबंध, यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा और बीटा के मान जो अभी अपने ऊपर निकालें और उनके गुणांकों के मान उसमें रख के इस तरीके से इसको बराबर करना है। और ऐसे ही अपने क्या करना है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल का जो संबंध है वो बता देना है। इसके अंदर अगर अपने से पूछा जाता है एक प्रश्न इस तरीके से भी, एक्स स्क्वेयर माइनस के 6x प्लस के 7 के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ पे b का मान हो जाएगा 6 माइनस के, और एक माइनस का पहले से इसलिए प्लस और बटे में 1, यानी कि शून्यकों का योगफल तो हो जाएगा 6 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a होता है। तो c का जो मान है वो तो आ जाएगा 7 और a का मान 1, यानी कि शून्यकों का गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 7। तो अपने से पूछा जा सकता है इस तरीके से द्विघात बहुपद देकर और उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल, और ऑप्शन में अपने को अलग अलग संख्या दी जाएंगी, लेकिन अपना वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 6 व 7 इस तरीके से लिखे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है शून्यकों, इसी के अंदर इस तरीके से भी अपने को शून्यकों निकालने के लिए बोल सकता है t² -15। तो t² -15 है, -15 को अपने वर्गमूल के अंदर लिख के और स्क्वेयर लगा दें तो यहाँ से एक सरसमीका बन जाती है a² - b², यानी कि a + b और a - b। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेके यहाँ से शून्य के निकाल देंगे अपने अल्फ़ा और बीटा के मान। ए का मान तो यहाँ पे ए का मान 1 आ जाएगा और ये अचर संख्या सी का मान, तो ए का मान तो आ जाएगा 1 और बी का मान इसमें नहीं दे रखा 0 और सी का मान आ जाएगा -15। और अगर इसके अंदर भी अपने को शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालने के लिए बोलता है तो सेम इस तरीके से अपने को कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न के अंदर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल अपने को दे रखा है। तो एक तरीका तो ये जो कर रखा है इस तरीके से अपने निकाल सकते हैं कि द्विघात बहुपद अपने को लिखना है, शून्यकों अपने को जो दे रखे हैं अल्फ़ा का मान और बीटा का मान, ठीक है, शून्यकों का योगफल और इसका अपने को गुणनफल दे रखा है। तो ये तो हो जाएगा अपना अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा और ये अल्फ़ा गुणा बीटा का मान, यानी कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है -3 और ये दे रखा है 2। तो इसको लिखा जाएगा शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान प्रश्न में दे रखा है -3 और बराबर में ये b/a।
फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए होता है। और अल्फा गुणा बीटा का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है, अल्फा गुणा बीटा मतलब गुणनफल होता है, तो गुणनफल दे रखा है 2 और बराबर में सी बटे ए दे रखा है। तो यहाँ से अपने क्या देखते हैं, तो यहाँ से अपने पास ए बी सी के मान आ जाएंगे। तीनों के अंदर क्या है, इसके अंदर ए का मान अपने 1 रख सकते हैं, इसमें भी ए की जगह पे 1 रख सकते हैं। यदि ए बराबर 1 है तो बी का और सी का मान यहाँ से आ जाएगा। और ये ए बी सी के मान जो द्विघात बहुपद है उसके अंदर अपने को रख देने हैं। एक तरीका तो ये है इसको करने का, और एक इसमें ऑप्शनल तरीका भी है जिसको अपने इस तरीके से कर सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अपने को दे रखा है -3। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मतलब होता है शून्यकों का योगफल, साथ में एक्स, और अल्फ़ा गुणा बीटा का मतलब उसका गुणनफल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस और माइनस प्लस के 3x और प्लस 2। तो ये भी एक तरीके से अपने इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के अंदर त्रिघाती बहुपद के अंदर अपने थोड़ा सा ध्यान रखने कि त्रिघाती बहुपद में बोल सकते हैं कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का रूप या उसका संबंध अपने से पूछ सकता है। तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस का बी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस के डी बटे ए, और दोनों दो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों क्या होते हैं, सी बटे ए होते हैं। तो अपने को पॉइंट प्रश्न के अंदर ये देकर ये पूछा जा सकता है ऑप्शन के अंदर, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। त्रिघाती बहुपद के अंदर जिसके अधिकतम घात 3 होती है, जिसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है, और ये इनमें संबंध यहाँ पे दे रखा है। अगर अब इसमें पहले पॉइंट की अगर अपने बात करें, इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस के 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें से अपने को सबसे अधिकतम जो प्रश्न है वो 2 नंबर का बड़ा प्रश्न बनता है। तो 2 नंबर के अंदर ज़्यादा बड़ा जो भाग है वो पूछने की संभावना नहीं है ब्लूप्रिंट के अनुसार, क्योंकि 1 नंबर का और 2 नंबर का प्रश्न ही इसमें से पूछा जाना है। तो इसमें छोटा सा अपने को ये पूछा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो अपने को यहाँ पे x माइनस 2 दे रखा है, x माइनस 2 के बराबर में 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा। ये x का मान इस समीकरण के अंदर रखा जाएगा, x की जगह पे 2 रखा, फिर x की जगह पे 2 रखा। इसको हल करेंगे, 2 का वर्ग 4, 2 को 3 से गुणा किए 6, तो इस तरीके से तीनों को जोड़ने पर 11 आ जाएगा। एक इस तरीके से भी कि ए एक्स प्लस बी का शून्य को होगा, तो शून्य का मतलब बराबर में 0 रखना है, प्लस का बी बराबर किस तरफ आएगा, माइनस का, और ए इसके बटे में, तो यानी कि इसका शून्य का आ जाएगा माइनस का बी बटे ए। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी तीसरी, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, और एक 4 नंबर का अपने ग्राफ, यानी टोटल 6 नंबर की ये प्रश्नावली है। तो इसके पहले अपने दोनों जो समीकरण है व्यापक चरों, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है तो इन रैखिक समीकरणों का मानक या व्यापक रूप अपने को पता होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, समीकरणों का मानक या व्यापक रूप अपने से पूछा जा सकता है। उसके बाद हलों के प्रकारों को देखें, तो यहीं से अपने को खाली स्थान के बारे में या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो इन्हीं जो इनका अनुपात है A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, इन्हीं से अपने को पूछे जाने हैं। तो हलों के प्रकार इसको अच्छे से ध्यान से देखना है कि अगर तीनों बराबर हैं तो इसको अनेक हल होंगे, अगर तीनों बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं, या इसको कह सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा, और इन दोनों को अपने संगत हल भी कहते हैं। और तीसरा आता है जब दोनों अनुपात बराबर हों और तीसरा अनुपात बराबर ना हो तो इसको असंगत हल कहते हैं। और इसमें लिखा जाएगा, सॉरी इसमें कोई हल नहीं, इसके अंदर आ जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं इसके अंदर। और इसमें अपने पास आ जाएगा एक ही हल, एक ही हल, या इसको लिख सकते हैं अद्वितीय हल, एक ही हल या फिर अद्वितीय हल आ जाएगा। और रेखाओं के प्रकार, यानी कि जो ग्राफ पर रेखाएं खींची जाएंगी वो किस प्रकार की होंगी, तो इस अनुपातों की तुलना के आधार पर प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब कोई भी बराबर नहीं आएगा अनुपात तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं।
जब दो बराबर होंगे तीसरा बराबर नहीं होगा तो समांतर रेखाएं इस तरीके से, प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरीके से। और जब तीनों ही मान बराबर हो तो संपाती का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी तो वो संपाती रेखाएं। तो इस तरीके का प्रश्न अपने यहाँ से बनता है। ये अपने को दो समीकरणें दे रखी हैं, इन दोनों समीकरणों को देखें पहले, तो उसके बाद इसको अपने सही रूप में करके लिखना है। बराबर में अपने पास 0 होना चाहिए, तो ये बराबर से इधर लेके जाएंगे तो -8 हो जाएंगे बराबर में 0, +12 अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो -12 बराबर 0। यानी कि सबसे पहला काम ये करना है कि अपने को बराबर में 0 निकालना है। उसके बाद इनके अनुपात A1/A2, तो जो पहली समीकरण है ये अपना A1 का मान आ जाएगा, ये अपना B1 का मान, ये अपना C1 का मान, फिर इसमें ये A2 का मान, ये B2 का मान और ये C2 का मान। यानी कि जो x के साथ है वो तो A1 A2 के मान होंगे, जो y के साथ गुणांक है वो B1 B2 के मान होंगे, और जो अकेली संख्या है वो C1 C2 के मान होंगे। तो यहाँ से A1/A2, A1 का मान 4/3 है, A2 का मान 2, और ये 3 जो है वो इसके नीचे गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 6, इसको 2 के पहाड़े से काटें 2/3। फिर B1 B2 के मान अपने को 2 और 3 है, C1 के और C2 के मान -8 -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 के पहाड़े से काटें तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी कि तीनों ही मान क्या आ रहे हैं, इसका भी 2/3 आ रहा है, इसका मान भी 2/3 आ रहा है, इसका भी 2/3 आ रहा है। तो तीनों ही क्या है, ये बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसमें अपने से पूछ सकता है कि संपाती हैं, अनेक हल हैं, संगत हल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, संपाती रेखाएं हैं, अनेक हल हैं और संगत हल हैं। तो ऑप्शन में अपने को इनमें से कोई भी एक देके पूछा जा सकता है। ठीक है, तीनों में प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं, तो उनकी जो कंडीशन जिस तरीके से अपने को ध्यान रखनी है कि किसकी कौन सी कंडीशन होने पर किस तरीके के हल या रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी। नेक्स्ट प्रश्न के अंदर 5 कलमों व 7 पेंसिल का मूल्य 46 रुपये है, इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए, तो इसमें लिखा जाएगा, माना कि एक कलम का मूल्य x रुपये व एक पेंसिल का मूल्य y रुपये। इसके अपने को सिंपली क्या बनानी है, समीकरण बना देनी है। थर्ड प्रश्न के अंदर 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म लिखना है। तो इनमें से अपने को बार बार ऑप्शन में से उठा के मान रखने पड़ेंगे, यानी कि जैसे मैंने ए नंबर ऑप्शन में देखें तो ए के अंदर ए का मान 2 दे रखा है, ए का मान जो है, एक्स का मान है वो 2 है, और जो वाई का मान है वो 1 है। तो इस समीकरण के अंदर 2x + y + 6 के अंदर अपने को पहले x का मान 2 रखें, फिर y का मान 1 रखें, तो 2 दूनी 4 और 1 इसका क्या बनेगा 5, जो कि इसको संतुष्ट नहीं करता। अगर अपने इसके अंदर रखा जाए 2 और 2 रखा जाए इसके अंदर, ये 2 और 2 इस समीकरण के अंदर रखा जाए तो 2 का 2 x की जगह पे भी 2 रखना है और y की जगह पे भी 2, 2 को 2 से गुणा करें, 4 में 2 जोड़ें 6, तो ये क्या करता है, इसको संतुष्ट करता है, तो ये सी नंबर अपना सही होगा। उसके बाद चौथे प्रश्न के अंदर k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म दे रखा है, का एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल की जगह पे अनेक हल लिखा आ सकता है, कोई हल नहीं वो लिखा आ सकता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं लिखा आ सकता है, समांतर रेखाएं लिखा आ सकता है, संपाती रेखाएं। तो जो भी यहाँ पे नाम लिखा होगा उसी के अनुसार जो उसका शर्त है, जो उसका अनुपात है, वो इसमें लिखना है। सबसे पहला काम तो अपने को समीकरण सही करना है। अगर बराबर में संख्या दे रखी है, बराबर में एचआर दे रखा, तो उसको बराबर के अंदर की तरफ लेके जाएं, बराबर में 0 0 लिखना है अपने को। और उसके बाद यहाँ पे शर्त बोली है अद्वितीय हल के लिए, तो अद्वितीय हल होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। A1 का मान अपने पास 1 है, A2 का मान 3, B1 का मान 2 और B2 का मान k आ जाएगा। यहाँ से अगर इसको तिरछा गुणा करें तो k बराबर नहीं है 6, यानी कि k का मान 6 नहीं हो सकता, इसके अलावा k का मान कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखें, किस तरीके के प्रश्न अपने से पेपर में एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये पीछे जो अपना फाइनल एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें इस तरीके का प्रश्न अपने को आया था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, तो दशमलव प्रसार अगर यहाँ पे ये 7 नहीं होता, अगर यहाँ पे 7 नहीं होता फिर तो इसका दशमलव प्रसार शांत था।
लेकिन यहाँ पे अपने को 7 7 में दे रखा है 7 की घात 5, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि इसको हल करके इसमें भाग दिया जाएगा। तो जो पॉइंट के बाद संख्या है उस वो बार बार रिपीट होगी, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। सेकंड प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न भी अपने को पीछे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था, निम्न में से अप्रमेय संख्या है। तो इस तरीके के अपने को कोई भी 4 ऑप्शन देके और अप्रमेय संख्या, तो अप्रमेय संख्या इसमें अपने पास 2 आ जाएगी। फिर एक सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 तथा HCF 4 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने अपने पीछे किया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम होता है, तो उस तरीके से कर देंगे, तो यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा 30। इसी तरीके से यदि 18/p का एलसीएम 36 और HCF 2 है, तो p का मान ज्ञात करना है, तो वही इसमें सूत्र लिखा जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को कर देना है। दो संख्याएं 18 गुना p, HCF 36, एलसीएम 2, इस तरीके से अपने को जो दे रखा है, और यहाँ से p का मान निकालना है, तो 18 इसके बटे में आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो p का जो मान है वो 4 हो जाएगा। फिर पांचवें प्रश्न के अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल के अंदर, वैसे ये अपने को है तो नहीं ऐसा कुछ पेपर बुक के अंदर, लेकिन जो उससे पहले बुक थी उसके अंदर अपने को इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे दे रखा है p q की घात 3, p की घात 3 और q की घात 2 का HCF या एलसीएम निकालना हो, तो पहले इसको इस तरीके से अपने गुणनखंड के रूप में लिखेंगे दोनों को। अब HCF क्या होता है, जो दोनों के अंदर कॉमन आता है, दोनों में कॉमन, एक जैसे p दोनों में आ रहा है, तो p इसका क्या हो जाएगा अपने, एक तो p आ गया, उसके बाद देखिए इसमें q भी आ रहा है और दोबारा इसमें फिर से q आ रहा है, तो q 2 बार आ जाएगा और p एक बार, यानी कि p q स्क्वेयर इसका HCF हो जाएगा। और एलसीएम के अंदर जो हाईएस्ट घात होती है वो इसमें लिखी जाती है, तो p की घात 3 और q की घात 2 आ जाएगा। फिर छठा प्रश्न है, द्विघात बहुपद नहीं है, तो जिसकी अधिकतम घात 2 नहीं होती या जिसपे 2 घात नहीं होती वो द्विघात बहुपद नहीं है, तो इस आधार पर डी क्या हो जाएगा, इसका द्विघात बहुपद नहीं, ये त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से अपने कुछ और दे के पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद है, तो उसमें अपने को अलग अलग देगा और ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया जाएगा जहाँ पे दो घात, अधिकतम 2 घात लगी होगी। तो द्विघात बहुपद का मतलब ये है कि जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। सातवें प्रश्न के अंदर पी एक्स अपने को दे रखा है, पी एक्स बराबर 7x प्लस 2 में x बराबर 2 हो, तो इसको अपने हल करना है x का मान 2 रखकर। तो 7 और x की जगह पे 2 रखेंगे, 7 को 2 से गुना किए 14 में 2 जोड़ के 16, इसका क्या आ जाएगा, पी एक्स का मान आ जाए, कि पी 2 का मान अपने पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आठवें प्रश्न में कि शून्यकों का योगफल व गुणनफल निकालना है, तो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, इस तरीके से इसको हल कर देना है। नौवां प्रश्न, ये भी पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम, उसके अंदर अपने को प्रश्न पूछा गया कि रेखिक समीकरण युग्म के हल निकालने हैं, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2, तो इन दोनों को अपने विलोपन विधि से हल करें, तो विलोपन विधि से हल करने पर प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, x और x हो जाएंगे 2x, 2 और 4 हो जाएंगे 6, ये 2 गुणा में है, इसके बटे में चला जाएगा, x का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। और उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण लेकर यहाँ पे लिखनी है। x का मान अपने पास आ चुका है 3, y का मान निकालना है, तो ये प्लस का 3 इधर लेके जाएंगे, माइनस का 3, तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा 1, यानी कि x बराबर तो हो गया 3 और y बराबर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से इस युग्म के अपने को हल ज्ञात करने हैं। इसके बाद जो बड़ा प्रश्न है 4 नंबर का, वो ग्राफ वाले मैटर से आएगा, तो ग्राफ के अंदर अपने को समीकरणें बनी बनाई भी आ सकती है, या कुछ ऐसे लिखा हो सकता है कि जैसे 5 कलम व 2 पेंसिल का मूल्य या 2 पेन का मूल्य 26 रुपये है, और उसके बाद लिख दे कि 3 कलम व 4 पेन का मूल्य 30 रुपये है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखते हुए ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसमें लिखा जाएगा, पहले माना कि एक कलम का मूल्य x रुपये व एक पेन का मूल्य y रुपये, तो यहाँ से समीकरण अपनी बन जाएगी 5x प्लस 2y बराबर में 26, और इसकी बन जाएगी अपने पास 3x प्लस 4y,
और बराबर में 30। तो अगर ये अपने को कथन के रूप में दे रखा है तो कथन के रूप को पहले समीकरण के अंदर, पहले बीजगणित के अंदर उसको बनाना है और उसके बाद अपने को ग्राफी विधि से हल करना है, जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है। तो कोई भी एक यहाँ से सवाल लिया, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यह समीकरण है। समीकरण 1 को लिखा, तो यहाँ से दोनों को अपने क्या करना है, जैसे प्रतिस्थापन विधि के अंदर करते हैं, प्लस का 1 इधर लेके आएंगे, माइनस का 1 इधर लेके जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। प्लस 1 इधर आके माइनस का 1 और माइनस का y हो जाएगा प्लस का y। अब इसमें y के मान कुछ भी रखते रहेंगे, वहाँ से x के मान अपने पास आते जाएंगे और उसको फिर एक सारणी के अंदर इस तरीके से अपने लिख देना है। ऐसे ही फिर दूसरी समीकरण दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस के 12 बराबर किस तरफ लेके आए, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 2y है वो माइनस के 2y हो जाएंगे और ये जो 3 गुना में था वो इसके आ जाएगा बटे में। यहाँ पे अपने को y के मान अलग अलग रखते जाएंगे तो x के मान आते जाएंगे। जैसे कि y का मान 0 रखने पर, तो यहाँ पे जो अपने ये 0 अब y दे रखे हो, इस y की जगह पे 0 रखेंगे और उसके बाद हल करेंगे तो यहाँ से x का जो मान है वो आ जाएगा 4। इसी तरीके से अपने y का मान 3 रखने पर हल करें कि y का मान अगर अपने 3 रखते हैं तो y का मान 3 रखने पर अपने पास आ जाएगा x बराबर 12 माइनस 2 और y की जगह पे 3 रखा और बटे में 3। तो इसको 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 बटे में 3, 12 में से 6 घटा दिए 6 बटे 3 बराबर 2। तो यानी कि अगर x का मान अपने 3 रखते हैं, y का मान 3 रखते हैं तो x का मान आ जाता है 2। इसी तरीके से अपने y का मान 6 रखेंगे यहाँ पे तो 12 बन जाएंगे, 12 में से 12 घटा के 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसकी भी अपने को क्या करनी है, एक समीकरण है वो बना लेनी है और उसके बाद उसको ग्राफ पे अपने को शो करना है ग्राफ के ऊपर और वो अपना ग्राफ बन जाएगा। और ग्राफ अगर अपने को प्रतिच्छेद करता है तो उस प्रतिच्छेद बिंदु के अपने को निर्देशांक में निकालने हैं। जैसे भी अपने मान लो कि ये जो ग्राफ इस तरीके से होगा और इस पे अपने दोनों रेखाएं खींची, इस तरीके से दोनों रेखाएं यहाँ से अपने इसको निकाली इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ये प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के जो निर्देशांक है कि इधर से x अक्ष पे कितना है और y अक्ष पे कितना है, जैसे मान लो कि x अक्ष पे 3 हो और y पे 2 हो, तो इस तरीके से अपना प्रतिच्छेदी बिंदु आ जाता है 3,2। और इस पे पैमाना लिखना भी ज़रूरी होता है। पैमाना x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई 2 इकाई जितने भी लिखते हैं। और एक इस तरीके का प्रश्न अपने को और भी पूछा जा सकता है कि अपने को 2 समीकरण दे दें, इसको ग्राफ विधि से हल करना हो और साथ में नीचे अपने को लिख के दे दें कि y बराबर mx प्लस 3, इस तरीके से। ठीक है, ये समीकरण अपने को अलग से लिख के दे दे और बोले कि इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर अपने को करना क्या है कि जो प्रतिशती बिंदु आएगा, प्रतिशती बिंदु के जो ये मान आए हैं 3 और 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें x का मान 3 है और y का मान 2 है। तो ये x और y के मान अपने को इस समीकरण के अंदर रखने हैं। तो इसमें y की जगह पे 2 रखा जाएगा m और x की जगह पे 3 रखा प्लस के 3, ये प्लस के 3 इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के 3 यानी कि 2 माइनस 3 बराबर में 3m हो जाएगा। इसको माइनस करें तो माइनस का 1 और बटे में 3 बराबर m। तो इस तरीके से अपने को m का मान निकाल देना है। तो ये थी अपनी कक्षा 10 विषय गणित की 3 प्रश्नावलियाँ, प्रश्नावली पहली और दूसरी और तीसरी। पहली जो प्रश्नावली थी इसमें से अपने को 4 नंबर के, दूसरी प्रश्नावली में से 3 नंबर का और तीसरी प्रश्नावली में से 6 नंबर का। टोटल 13 नंबर के जो प्रश्न है वो ब्लूप्रिंट के अनुसार पूछे जाएंगे, जो कि इस तरीके के अपने को मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लेकर ये पूरी की पूरी वीडियो बनाई गई है। अगर आपको सवाल अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर अगर नए हों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो है अपनी चौथी, पाँचवीं और छठी और उसके आगे की जो वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, शुभ दिन।